ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। डिंपल यादव अभी मुक्तेश्वरानंद के पास गई, माफी मांगी और ये कहा कि अखिलेश यादव उनके साथ हैं। आखिरकार डिंपल यादव को ये क्यों करना पड़ा, इसकी बड़ी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो इस वक्त बहस चल रही है, उसकी भी चर्चा हो रही है। सीएम योगी किसी भी मंच से सपा पर अटैक करने का मौका नहीं जाने दे रहे। गोरखपुर हो या गोंडा, गाजियाबाद हो या गाजीपुर, जहां योगी जा रहे हैं, सपा सरकार के कामकाज का कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं। गोंडा में आज फिर सीएम योगी ने अखिलेश एंड कंपनी पर अटैक किया और कहा कि सपा सरकार में गुंडों का बोलबाला था, हिंदुओं के त्योहार पर उपद्रव होता था, महीनों महीनों तक शहरों में कर्फ्यू रहता था। सीएम योगी आज गोंडा में हैं और सपा सरकार पर अटैक कर रहे हैं। 2017 से पहले कैसी अराजकता थी, इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि राम भक्तों पर लाठियां बरसती थीं, गोलियां चलती थीं, राम भक्त अयोध्या में नहीं जा सकते थे। अब अयोध्या में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई रामद्रोही घुस नहीं सकता है। तो योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त फुल फॉर्म में हैं, जहां जहां जाते हैं सपा शासनकाल की गलतियों का जिक्र करते हैं। तो अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ के बयान को आधार बनाकर उन पर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी है। अखिलेश यादव के ट्वीट्स आप देखेंगे तो वो योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर हमला बोलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी सपा शासनकाल की गलतियों का जिक्र करते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। ये आप लोग तो एक ऐसे जनपद में हैं जिन्होंने आंदोलन को अपनी आंखों के सामने देखा है। जो पीढ़ी 40 वर्ष से ऊपर की है, उसने आंदोलन में भाग भी लिया और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों के द्वारा हुए अत्याचार को भी महसूस किया था। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। तो रामद्रोही का जब जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं तो निशाना समाजवादी पार्टी पर होता है, अखिलेश यादव पर होता है। तो अखिलेश यादव भी योगी पर कोई भी कटाक्ष करने का जो मौका है वो नहीं छोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने नल जल योजना में टोटी चोरी को लेकर बयान दिया, जिस पर अखिलेश यादव बौखला गए। अखिलेश यादव को टोटी चोर वाली बात चुभ गई। फिर अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक किया। अखिलेश ने सीएम को करप्ट माउथ बताया, कहा कि वनस्पति के ज्यादा सेवन से बोलने और समझने की समझता जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। अखिलेश यादव का पूरा एक्सपोस्ट आपको बताऊं उससे पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना देती हूं, जिसमें उन्होंने टोटी चोर को लेकर बयान दिया था। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके। अब देखिए 27 के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। जितने आक्रामक अंदाज में योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो पलटवार अखिलेश यादव उतने ही आक्रामक अंदाज में करते हैं। अब ये बात टोटी चोर की हो, बात चाहे रामद्रोह कह रहे हैं कि कोई भी जो राम विरोधी है वो नहीं आ पाएगा अयोध्या में, चाहे इसकी हो, अखिलेश यादव भी उसी अंदाज में पलटवार करते हुए नजर आते हैं। और ये अभी 27 तक हर्षवर्धन जी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये जो विरोध है एक दूसरे के बीच में या जिस तरीके का एग्रेशन है वो अभी देखने को मिलेगा लंबे समय तक। नहीं, निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात प्राची जी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि चुनाव के वक्त या चुनाव से थोड़ा पहले, जिसको रन अप टू द इलेक्शंस कहते हैं, तो उसमें नेता एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं उसी से मान लिया जाता है कि यही चुनावी पैमाना है। लेकिन हम लोगों ने लगातार चुनाव दर चुनाव अब एक बात देखी है कि चुनाव के वक्त या चुनाव के पहले आक्रामक बयानबाजी से आपके सीटों पर कोई अंतर नहीं आता है।
अखिलेश यादव हनुमान भक्ति की लगातार उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब उनकी पत्नी शंकराचार्य की शरण में पहुंच गई हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गौरक्षा यात्रा लेकर मैनपुरी पहुंची। वहां सपा सांसद डिंपल यादव ने उनका स्वागत किया, शंकराचार्य के सामने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। डिंपल यादव ने शंकराचार्य को भरोसा दिलाया कि अखिलेश की अगुवाई में पूरी सपा उनके साथ है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य का जो अपमान हुआ, प्रकृति उस अपमान का जरूर बदला लेगी, ये डिंपल यादव अब भरोसा दिला रही हैं शंकराचार्य को। और इसे इस कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है समीर जी, क्योंकि जब जब शंकराचार्य का मुद्दा उठता है और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी आती है तो एक सवाल उनको असहज करता है कि भाई आपके कार्यकाल में भी तो उन पर लाठियां बरसाई गई थी। तो अब इसे इस दिशा में भी देखा जा रहा है कि माफी क्या मांग ली है डिंपल यादव ने जाकर और एक नैरेटिव या ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। देखिए, जैसे कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से विवाद हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी अपने लिए एक अवसर ढूंढ रही है और उन्हें लग रहा है कि भाई जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य ने एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए, तो ऐसे सब चुनाव में जब समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगता है कि वो हिंदू विरोधी है, ऐसे में शंकराचार्य के शरण में जाकर हो सकता है कि शंकराचार्य के जो समर्थक हो या शंकराचार्य के कारण कई हिंदू वोट उन्हें मिले और हिंदू विरोधी की जो छवि है उनकी वो दूर होने की कोशिश को। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था टोटी का चोर को लेकर, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं या चुनाव का समय आता है या चर्चा करते हैं तो हमेशा 2004 से लेकर 2014 तक का मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हैं कि वो कार्यकाल आप देख लीजिए कैसा रहा था और उसके बाद का मेरा कार्यकाल आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी का जो 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल था वो उत्तर प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री था, जो वो घर खाली करता है तो वो टोटी तक नहीं छोड़ता है, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो सत्ता में आएंगे तो क्या क्या लेकर नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बताने का तरीका है कि आप जब वोट देने जाओ तो आप टोटी को जरूर दिमाग के अंदर वोट देते समय ध्यान रखना। तो ये तरीका है अपना। और अखिलेश यादव को बात चुभी है तो मुझे लगता है कि आपने ऐसा किया इसलिए आप चुभी और फिर आप व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ पर हमला करने की कोशिश करते हो। और अखिलेश यादव इस तरीके से भंडारे में जा रहे हैं, पुड़ी बंटवा रहे हैं, भाई अखिलेश यादव ये सब छोड़ के राम मंदिर दर्शन कर ले आए, चले जाएं। डिंपल कपड़ा जी, डिंपल यादव जी जिस तरीके से जा रही है शंकराचार्य जी के पास, डिंपल जी अखिलेश जी को लेकर राम मंदिर चले जाएं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो राम मंदिर चले जाते तो ज़्यादा इसका संदेश चला जाता। अखिलेश यादव बताए ना कि मैं कब राम मंदिर जाने वाला हूँ, ये बात ठीक है कि चुनाव के पहले वो राम मंदिर जाना उनकी मजबूरी, वो जरूर जाएंगे, लेकिन अगर डिंपल अखिलेश जी को लेकर राम मंदिर चले जाते दर्शन करने तो उसका ज़्यादा असर होता। शंकराचार्य कोई राम मंदिर से तो बड़े हैं नहीं, राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ है, उसी राम मंदिर से आप फैजाबाद से आपका सांसद चुनाव जीता है। बड़ा बना और यहाँ से एक नैरेटिव या एक संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। ब्राह्मणों को जिस तरीके से रिझाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, उसी कड़ी में इन तस्वीरों को देखा जा सकता है विजय जी। और एक तरफ आप शंकराचार्य के पास जा रहे हैं, आप भरोसा दिला रहे हैं कि अखिलेश यादव आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के प्रवक्ता सार्वजनिक तौर पर क्या कहते हैं अलग अलग जातियों को, खासकर ब्राह्मणों को लेकर, उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या ये दोहरा मापदंड जनता को नहीं दिखेगा? देखिए, जैसे भी बात हो रही है अखिलेश जी, ये स्वामी विवेकानंद का मसला हिंदुओं का मसला नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ से जो नाराजगी है स्वामी विवेकानंद की, सरकार की, मतलब पर्सनल नहीं, और उसका असर तो इतना बड़ा है कि आज चुनाव के बाद भी वो नाराजगी दिखाई दे रही है। तो वो एक बड़ा इशू है जैसे किया जाए। और इसको मैं उत्तर प्रदेश में देखूं तो 2002 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं थी, और 2017 के इलेक्शंस में मुलायम सिंह और अखिलेश जी बड़े नेता थे। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 के चुनाव से एंट्री कर रही थी, लेकिन उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो अखिलेश यादव का जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था जिस पे फेल हुई थी सरकार, उसके खिलाफ वो चुनाव लड़ा और वो उस मुद्दे पर चुनाव जीती है। और 48 सीटों पे समझ गया ना समाजवादी पार्टी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं हो सकता। जैसा एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने बिहार में किया कि उन्होंने अपनी सरकार को एस्टेब्लिश करने के लिए ये याद दिलाया कि लालू राज में कितनी गुंडागर्दी थी, क्यों सेफ नहीं था बिहार, क्यों महिलाएं सेफ नहीं थी। वही एक्सपेरिमेंट यदि उत्तर प्रदेश में किया जाए कि आप अखिलेश को लाएंगे
तो याद कीजिए कि क्या होता था। और इसी के इर्द गिर्द योगी आदित्यनाथ बयान भी देते हैं, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर वाले मुद्दे को नहीं छोड़ते तो हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर उनकी बड़ी एक ताकत हो सकती है, इस पर चले वाले तो वो मुद्दे ज्यादा। को नहीं छोड़ते हैं। आपने बंगाल का जिक्र किया तो सिर्फ बंगाल से और एक और दिलचस्प खबर आज निकलकर सामने आई। ममता बनर्जी धीरे धीरे अकेली हो रही हैं, उनको अपने ही लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जिस नेता को पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया कि वो नेता पार्टी की तरफ से बताएगा, कुणाल घोष की मैं बात कर रही हूं, उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ममता बनर्जी अकेले पड़ने वाली हैं, कितनी अकेली रह जाएंगी ममता बनर्जी, और टीएमसी का क्या होने जा रहा है। जो पोस्ट कुणाल घोष ने किया है, वो कुणाल घोष कह रहे हैं एक तरफ तो कि आई डू नॉट सपोर्ट दोज हु विद इन अ मंथ ऑफ द इलेक्शंस बिट्रे ममता दी, वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम उन लोगों का समर्थन नहीं करते हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ धोखा किया है, तो वो अगले ही बिंदु में लिख रहे हैं लेकिन उन मिस्टेक्स पर भी आंखें बंद नहीं की जा सकती है, उन पार्टी के एरर्स पर भी आंखें बंद नहीं की जा सकती हैं जो लगातार हो रही थी। लास्ट में लिख रहे हैं वो आई एम विद ममता दी बट नॉट विद द सेम मिस्टेक्स रिपीटेड ओवर एंड ओवर नॉट विद बिट्रेल। वो ये कह रहे हैं कि मैं ममता दीदी के साथ हूं, लेकिन वो जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। अब कुणाल घोष का ये जो पोस्ट है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, या सीधा पूछूं हर्षवर्धन जी, ममता बनर्जी अब कितना अकेली पड़ने जा रही? नहीं, ये संकट तो और गंभीर होता जा रहा है हर बीतते दिन के साथ। जैसे बंगाल का नया, कुणाल जी को तो ऐसा नहीं करना हाँ मतलब उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब अगर हम ये कहें कि उनको नहीं करना चाहिए तो किसको करना चाहिए क्योंकि सारे तो ममता जी के ही लोग हैं, उनके प्रिय लोग हैं, उनके बड़े। इस्तीफा भी दे दिया आज सुबह। हाँ, फिराद हकीम ने मेयर से त्यागपत्र दे दिया। देखिए कुल मिलाकर क्या है, राजनीति में नेता के पीछे जनता खड़ी होती है जब उसको लगता है कि नेता जनता का विश्वास जीतता है। जिस दिन नेता जनता का विश्वास एक तरह से कहें कि उसके प्रति खत्म होने लगता है, तो जो पीछे वाले लोग हैं उनको लगता है कि अच्छा हमारा तो सत्ता से दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। विपक्ष में भी तभी नेता के साथ जनता या नेता खड़े होते हैं दूसरे छोटे वाले, जब उनको लगता है कि ये आने वाले समय में सत्ता में जाए, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट गोल तो सबका सत्ता है। अब हर किसी को लग रहा है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक पारी का समापन हो चुका है। ठीक है, मतलब वो चलती रहेंगी, कुछ कुछ होता रहेगा, कुछ दो चार लोग हो सकता है जीतते रहे, पार्टी भी बनी रहे, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का ये राजनीतिक अवसान हो गया। अब इसके बाद नए सिरे से पार्टी बनाना, ये ममता बनर्जी के पास न तो समय है और न ही, चूंकि 15 साल वो सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी अभी आई है, और जो बंगाल के लोगों का मिजाज है, बड़ा लंबा समय देते हैं, जिसको कहते हैं ना कि लॉन्ग रोप, वो दूसरे के लिए वो छोड़ देते हैं अभी उसको, तो वो देते हैं, तो उससे दूसरा वाला निपट जाता है, खत्म हो जाता है। तो लॉन्ग रोप जिसको देते हैं ना, कम्युनिस्ट गायब हो गए, पहले कांग्रेस गायब हुई, फिर कम्युनिस्ट गायब हुए, तृणमूल भी अब उसी हाल में जा रही। तो मुझे लगता है बहुत कोई चौंकाने वाला नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ममता बनर्जी क्या अपनी उन गलतियों को अभी भी सबक ले पाई हैं, क्या वो समझ पाई हैं कि असली क्या गड़बड़ हुई, कि मां माटी मानुष कहने के बाद भी उनसे पूरी तरह से मां माटी मानुष दूर हो गया। लेकिन अब कुणाल घोष, हैरानी वाली बात यह है कि कुणाल घोष पर यह जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने सौंपी कि आप पार्टी की तरफ से बातें रखें, और कुणाल घोष ममता बनर्जी के साथ साथ दिख भी रहे थे, लेकिन वही कुणाल घोष अब एक तरफ ममता बनर्जी के साथ होने की बात भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो पार्टी की गलतियों पर मुखरता से बात कर रहे हैं। तो क्या अब एक और विकेट गिरने वाला है? क्या एक और अपना साथी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाला है? जिसकी शुरुआत किसने की थी? ऋतव्रत बनर्जी ने की थी। उन्होंने ही सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को दिया था। ममता ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन टीएमसी के 58 विधायक उनके साथ हैं। स्पीकर ने ऋतव्रत को लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता भी दे दी है। इस बीच ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि अभी और विधायक उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज़्यादा, काफ़ी सारे ज़्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे, विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। देखिए 80 में से 58 विधायक तो तोड़ ही लिए हैं। अब 58 में कितनी संख्या प्लस होगी, और ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी के पास समीर जी कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ऋतव्रत बनर्जी? देखिए, विधानसभा के अंदर जिस तरीके से 58 विधायकों ने एक अलग गुट बना लिया और एलओपी की मान्यता ले ली, अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने लोकसभा के सांसदों और राज्यसभा सांसदों को बचा के रखने की। और ममता बनर्जी की वही कोशिश है कि मेरा कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में मेरा जो दखल है कि लोकसभा में 28 सांसद है और राज्यसभा में 13 सांसद है, वो ना टूटे। लेकिन खबर ये आ रही है कि कल इस बात की संभावना है कि रविवार या सोमवार को 18 से 20 टीएमसी के लोकसभा के सांसद, लोकसभा स्पीकर
से मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या अलग गुट लोकसभा के अंदर बनने के जा रहा है? ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कल बैठक बुलाई थी उसमें सिर्फ 8 सांसद ममता बनर्जी के पहुंचे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के समर्थन में ममता बनर्जी के तमाम सांसदों ने कोई मुहिम चला के रखी हो कि हम बैठक में नहीं जा रहे लेकिन हम ममता बनर्जी के साथ हैं हर स्थिति के अंदर, कि उनका कोई वीडियो मैसेज नहीं है। जिस तरीके से उन लोगों ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है, ये बता रहा है कि पार्टी के अंदर लोकसभा का भी एक बड़ा वर्ग अभिषेक बनर्जी जो लोकसभा में पार्टी के नेता उनके खिलाफ एकजुट है और इस बात की तैयारी कि अभिषेक बनर्जी को जो पार्टी का नेता है उस पद से हटाने के लिए वो कल मांग कर सकते हैं। ये तो ममता बनर्जी को देखना चाहिए ना, जब विधायक आपके इतने हो गए, आप विधायक की भावनाओं को ध्यान में रखते हो आपको कहना चाहिए था कि जब अभिषेक से इतनी नाराजगी है तो अभिषेक को मैं लोकसभा में पार्टी के नेता के पद से हटा देती हूँ और सांसद लोग तय करें किसे बनाना है, मैं उसे पार्टी का नेता बना देती हूँ। ममता बनर्जी इतना हारने के बाद भी विधायकों से कहती है कि अभिषेक के सम्मान में आप स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। अभिषेक बनर्जी जो कहते हैं ममता बनर्जी वह करती है। पूरी पार्टी हाईजैक जिस तरीके से की और पार्टी का सत्यानाश जिस तरीके से अभिषेक ने और अभिषेक के कहने पर आईपैक ने किया है, सारा गुस्सा अभिषेक और आईपैक के खिलाफ वहां के विधायक निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अगर कोर्स करेक्शन करना है तो अभिषेक बनर्जी से मुझे लगता है कि वो लोकसभा में नेता पद से महासचिव पद से उनको हटाए और बोले कि किसी नए को मैं महासचिव बनाऊंगी। अगर ममता बनर्जी दिशा में बढ़ती है तो माना जा सकता है कि ममता बनर्जी पार्टी बचाने को लेकर गंभीर है, लेकिन फिलहाल लगता है कि ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी हुई और ममता बनर्जी को लगता है कि भले ही विधायक चला जाए जनता मेरे साथ है, चुनाव होंगे तो मेरे नाम पर वोट मिलेगा। तो समीर जी, ममता ऐसा लग रहा है बनर्जी कि का वहम भी अगले चुनाव में टूट जाएगा। उनके हाथ से सब कुछ निकल रहा है, ममता बनर्जी देख रही हैं, सब कुछ समझ रही हैं, नाराजगी भी समझ में आ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं क्योंकि सामने अभिषेक बनर्जी हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये गुस्सा है, अब उनको हटाएं तो कैसे हटाएं, ये भी एक बड़ी समस्या ममता बनर्जी के सामने। मेरा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बोलूं मैं, मेरे को ऐसे याद है, मतलब इस रेफरेंस में है, डायरेक्ट नहीं है, कि महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि राजा को जो सबसे भरोसेमंद आदमी है ना, अपना जो सबसे भरोसेमंद आदमी है उस पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी याद आ गई मेरी बात। देखिए उसमें किसी के बयान को जोड़ लीजिए। अभी ताजा कुणाल घोष की चर्चा तो खूब हो ही रही है।